नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता बर्गे, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, बद्री प्रसाद लोधी, स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय आरंग। प्रस्तुत प्रेजेंटेशन में संगठन के सिद्धांत एवं उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई है। संगठन के सिद्धांत। किसी भी संगठन का निर्माण कुछ सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है जिससे कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। संगठन की सफलता या असफलता उसके द्वारा प्राप्त लक्ष्यों के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। यदि संगठन ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है तो वह सफल, और यदि प्राप्त नहीं कर पाता है तो असफल माना जाता है। अतः उसका कुछ निश्चित सिद्धांतों पर चलना अत्यंत आवश्यक है। संगठन के प्रमुख सिद्धांतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: संगठन के परंपरागत सिद्धांत या चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत एवं संगठन के आधुनिक सिद्धांत। संगठन के परंपरागत या चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या हैं? ये वे सिद्धांत हैं जो प्रत्येक संगठन में सामान्य रूप से लागू हो सकते हैं, चाहे संगठन का रूप या संरचना कुछ भी हो। हम ये कह सकते हैं कि यह सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं और सभी स्थानों पर सभी परिस्थितियों में लागू होते हैं। ये सिद्धांत निम्न है। पहला है उद्देश्य का सिद्धांत। उद्देश्य का सिद्धांत स्पष्ट रूप से यह बताता है कि प्रत्येक संगठन का निर्माण करते समय उसमें एक निश्चित उद्देश्य का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संगठन की सभी क्रियाएं तभी समुचित रूप से हो पाएंगी जबकि उसका उद्देश्य निश्चित होगा। कर्मचारी और संसाधन तभी उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा की ओर अग्रसर हो सकेंगे। अतः संगठन में उद्देश्य का होना अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरा है व्याख्या का सिद्धांत। संगठन में प्रत्येक कर्मचारी के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों की स्पष्ट रूप से व्याख्या होना आवश्यक है, क्योंकि उससे अधिकारी एवं कर्मचारी सुचारू रूप से अपने कार्य को कर सकते हैं और उनके मध्य आपस में किसी तरह का वैमनस्य उत्पन्न नहीं होता। तीसरा है समन्वय का सिद्धांत। संगठन के उद्देश्य के अनुरूप उसकी औद्योगिक इकाई, उसकी व्यावसायिक इकाइयों के विभिन्न कार्यों, विभिन्न साधनों और विभिन्न व्यक्तियों के बीच में समन्वय होना चाहिए ताकि संगठन सही तरीके से कार्य कर सके और कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। चौथा है संतुलन का सिद्धांत। प्रत्येक संगठन के लिए यह बहुत आवश्यक होता है कि उसको संतुलन बना करके रखना है अपने विभिन्न पदाधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों के मध्य। जो पदाधिकारी हैं उनमें आपस में टकराव की स्थिति को टालने के लिए और उनके मध्य मधुर संबंध स्थापित रखने के लिए संतुलन का होना अत्यंत आवश्यक है। पांचवा है नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत। प्रत्येक कर्मचारी के अंतर्गत एवं अधिकारियों के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अधिकारी के अंतर्गत कितने कर्मचारी कार्य करेंगे, इस चीज को निर्धारित करने का कार्य नियंत्रण के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यदि एक फैक्ट्री में 8 कर्मचारी काम करते हैं और 2 सुपरवाइज़र हैं तो इन 2 सुपरवाइज़रों के अंतर्गत 4-4 कर्मचारी काम करेंगे। यह उनके नियंत्रण का क्षेत्र हो जाएगा और इस तरह इस क्षेत्र की व्याख्या होना अत्यंत आवश्यक है। तो नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक अधिकारी की और कर्मचारी के ऊपर में नियंत्रण के क्षेत्र की व्याख्या होना आवश्यक होता है। विशिष्टीकरण का सिद्धांत। विशिष्टीकरण का सिद्धांत हमें यह बताता है कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति प्रमुख रूप से एक निश्चित कार्य की ओर सीमित होना चाहिए और मुख्य रूप से वह उस कार्य को इस तरह से करे कि वह उस कार्य में विशिष्टीकरण प्राप्त कर ले, जिससे संस्था को भी उस व्यक्ति के निपुण होने, उसके विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है और कार्य बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति उस काम का विशेषज्ञ बन जाता है। इससे न तो समय की बर्बादी होती है और न ही सदस्यों के मध्य आपस में मनमुटाव होता है और वह अपने अपने कार्य को सही तरीके से कर पाते हैं। फिर है लोच का सिद्धांत। लोच का सिद्धांत हमें यह बताता है कि संस्था में समय आने पर फ्लेक्सिबिलिटी या लोचशीलता का होना अत्यंत आवश्यक है ताकि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य आपस में समायोजन किया जा सके, समन्वय किया जा सके। आवश्यकता से अधिक लाल फीताशाही, कागजी कार्यवाही को यथासंभव दूर रखा जाना चाहिए और साथ में अत्यधिक नियमों को लागू करने की बजाय
संस्था में लचीलापन रखना चाहिए जिससे कि कर्मचारी सही तरीके से कार्य कर सकें। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत हमें यह बताता है कि किसी भी संगठन में उसे निरंतर चालू रहने की अवधारणा होती है, और यदि हम संगठन की निरंतर चालू रहने की अवधारणा की बात करें तो इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए जिससे कि संगठन सिर्फ तात्कालिक क्रियाओं के लिए ही ना बने, बल्कि भविष्य में आने वाले परिवर्तनों के आधार पर उसमें भी परिवर्तन किया जा सके। जैसे फैक्ट्री बनाते समय या औद्योगिक इकाई का निर्माण करते समय या संस्था के लिए भवन बनाने के लिए ज़मीन खरीदते समय ये देखा जाना चाहिए कि सिर्फ ये अभी की ही आवश्यकताओं को पूर्ति ना करता हो, बल्कि यह मानते हुए कि यह संस्था तो निरंतर कार्य करती रहेगी, वह आगे के लिए भी कार्य करता रहे, और इसी को हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। उत्तरदायित्व का सिद्धांत। उत्तरदायित्व का सिद्धांत हमें यह बताता है कि उच्च अधिकारी अपने कर्मचारियों के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होता है। वह अपने कर्मचारियों को अपने अधिकारों का तो भारार्पण कर सकता है, अपने अधिकारों को तो सौंप सकता है, लेकिन अपने उत्तरदायित्व को नहीं सौंप सकता, और इसे ही हम उत्तरदायित्व का सिद्धांत कह सकते हैं। अधिकार सत्ता का सिद्धांत। अधिकार सत्ता का सिद्धांत हमें यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्तरदायित्व सौंपते समय उससे संबंधित निश्चित अधिकारों को उसको सौंपना भी अत्यंत आवश्यक है, तभी संगठन सही तरीके से चल सकता है। क्योंकि बिना अधिकारों के कर्तव्यों का पालन करना नामुमकिन है, कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा सकता, इसीलिए साथ में अधिकारों का भारार्पण भी किया जाना चाहिए। पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला का सिद्धांत। पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला हमें यह बताती है कि किसी भी उपक्रम में संगठन के प्रबंधकों और कर्मचारियों के मध्य एक संपर्क की श्रृंखला होती है, और उस संपर्क की श्रृंखला के अंतर्गत ही कर्मचारी कार्य करते हैं। जैसे हम ये मान सकते हैं कि किसी औद्योगिक इकाई में जनरल मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर के नीचे सुपरवाइज़र के नीचे फोरमैन, और फोरमैन के नीचे कारखाने में काम करने वाले श्रमिक एक तरह से पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला को बनाते हैं। ये सब वे सिद्धांत हैं जो संस्था के परंपरागत या चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत हैं। ये परंपरागत या चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत लगभग सभी तरह की संगठनों के ऊपर में लागू होते हैं। संस्था के कुछ आधुनिक सिद्धांत भी होते हैं, और उन आधुनिक सिद्धांत को आधुनिक संगठन के सिद्धांतों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है कुशलता या दक्षता का सिद्धांत। कुशलता या दक्षता का सिद्धांत यह बताता है कि कोई भी संगठन उस समय कुशल माना जाता है जबकि वह अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, और वह भी न्यूनतम लागत पर प्राप्त कर सके, मतलब लागत भी कम आए और उसके लक्ष्य भी प्राप्त हो जाए, तभी वह कुशल संगठन प्राप्त कहलाता है। उसके अलावा वह कर्मचारियों की दृष्टि से कुशल तब माना जाता है जब वह कर्मचारियों को कार्य के प्रति संतोष प्रदान करता है, कर्मचारियों को संस्था में कार्य करने के प्रति संतोष प्रदान करता है, कर्मचारियों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को सुस्पष्ट करता है, और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करता है, तभी यह माना जाता है कि वह संगठन कुशल है। दूसरा है अपवाद का सिद्धांत। अपवाद का सिद्धांत हमें यह बताता है कि जो भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों को अपवाद स्वरूप कार्यों को पहले करना चाहिए, प्रबंध के उच्च स्तर को अपवाद स्वरूप कार्यों को करना चाहिए, रोजमर्रा के कामों को करने के लिए, रोज निर्णय लेने वाले कार्यों को करने के लिए प्रबंध के उच्च स्तर को अपना समय लगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें निम्न स्तर, मध्यम स्तर प्रबंध एवं निम्न स्तर प्रबंधों को सौंप देना चाहिए, जिससे कि उनके समय की बचत होगी और वे अपने कार्य को कम से कम समय में सही तरीके से कर सकेंगे। उद्देश्यों की एकता का सिद्धांत यह बताता है कि जैसे ही संस्था में एक निश्चित उद्देश्य निर्धारित होता है, उसके बाद प्रत्येक इकाई के द्वारा अपना उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए, और वह उद्देश्य संपूर्ण संस्था के उद्देश्य से समरूप होना चाहिए, एक रूप होना चाहिए। उन उद्देश्यों में एकता होनी चाहिए, तभी संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा। सहभागिता का सिद्धांत यह बताता है कि प्रबंधकों को
आपस में आमने सामने बैठकर मिलजुल कर संस्था की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्हें कर्मचारियों से समस्याओं के संबंध में, संस्था की प्रगति के संबंध में, संस्था के नए नए कार्य योजनाओं के संबंध में बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके सहभागिता प्राप्त करते हुए कर्मचारियों की कार्यों को करना चाहिए। सरलता का सिद्धांत। सरलता का सिद्धांत हमें यह बताता है कि किसी भी उपक्रम की संगठन संरचना बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरल होनी चाहिए। यदि उपक्रम की संगठन संरचना सरल होती है तो उसे व्यक्ति भली प्रकार समझ सकता है और सही तरीके से कार्य कर सकता है। फिर आता है नेतृत्व का सिद्धांत। नेतृत्व का सिद्धांत हमें यह बताता है कि संगठन की संरचना इस तरह की होनी चाहिए कि प्रबंधक अपने अधीनस्थों को कार्य करने के लिए अच्छी तरह से नेतृत्व प्रदान कर सके और इसी तरह से कर्मचारी अपने नेता यानी कि प्रबंधक की बातों को मान करके सही तरीके से कार्य कर सकें। इस तरह की संगठन संरचना होनी चाहिए। निश्चितता का सिद्धांत। निश्चितता का सिद्धांत हमें यह बताता है कि कर्मचारी की प्रत्येक क्रिया में निश्चितता होनी चाहिए। वह निश्चित तरीके से, निश्चित क्रम से किसी कार्य को करे जिससे कि क्रियाओं के दौरान सामग्री का क्षय कम हो, अधिक दक्षता से वह कार्य कर सके और उसे समय भी कम लगे। इसे हम निश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। निश्चितता के सिद्धांत के बाद में हम देखते हैं निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है, जो कि हम देख चुके हैं हमारे चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत में भी, कि संगठन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संगठन हमेशा चलता रहता है। जैसा कि हम लोग कंपनी के फॉर्म में पढ़ते हैं संगठन के कि मैन में कम एंड मैन में गो बट द कंपनी गोज़ फॉर एवर। मतलब लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी या हम यहाँ पर संगठन की बात करें तो संस्था हमेशा चलती रहेगी। तो प्रत्येक प्रावधान संस्था का इस तरह से करना चाहिए कि संस्था निरंतर चलने वाली है, तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रावधानों को किया जाए। वैयक्तिक योग्यता का सिद्धांत। वैयक्तिक योग्यता का सिद्धांत यह बताता है कि कर्मचारी जो संगठन में कार्य कर रहे हैं उन्हें अपनी व्यक्तिगत योग्यता को प्रदर्शित करने का मौका मिलना चाहिए। उनका विकास, उनके प्रशिक्षण के ऊपर में भी संगठन के द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। औपचारिकता का सिद्धांत। औपचारिकता का सिद्धांत हमें यह बताता है कि संगठन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औपचारिक रूप से यह पता होना चाहिए कि उसका कार्य क्या है, उसे क्या कार्य करना है और किस कर्मचारी के साथ उसके क्या संबंध हैं, उसके अधिकारी कौन हैं, संस्था के मालिक ऑनर कौन है और उसे किसके साथ किस तरह के संबंध स्थापित करने हैं। यह औपचारिक रूप से उसके सामने में व्याख्या होनी चाहिए, तभी वह अपने कार्य को सही तरीके से कर सकता है। जांच एवं संतुलन का सिद्धांत। जांच एवं संतुलन का सिद्धांत हमें यह बताता है कि किसी भी संस्था में एक शाखा के द्वारा दूसरी शाखा को या एक इकाई के द्वारा दूसरी इकाई की आंतरिक जांच की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि यह आंतरिक नियंत्रण की तौर पर भी कार्य करता है और संस्थाओं के विभिन्न शाखाओं के मध्य, विभिन्न विभागों के मध्य संतुलन स्थापित करके भी रख सकता है। फिर है भूमिका निर्वाह का सिद्धांत। संस्था के प्रत्येक कर्मचारी को उसकी भूमिका के बारे में पता होना चाहिए और साथ में यह भी पता होना चाहिए कि वह अपनी भूमिका का निर्वाह सही तरीके से कर रहा है या नहीं। प्रत्येक प्रबंधक को अपने कर्मचारी की मनोवैज्ञानिक दशा का पता होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि वह अपने प्रबंधक की भूमिका का सही तरह से निर्वाह करते हुए अपने कर्मचारी से कार्य ले सके। फिर है अंतिम उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधीनस्थ से कार्य तो प्रबंधक ले सकता है, उन्हें अपने
अधिकारों को भी सौंप सकता है, लेकिन अपने उत्तरदायित्वों को वह अपने अधीनस्थों को नहीं सौंप सकता। अर्थात उत्तरदायित्व का निर्वहन अंतिम रूप से उच्च शीर्ष अधिकारी का ही होता है, और इसे ही हम अंतिम उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं, जिसके अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि अधिकारों को तो सौंपा जा सकता है लेकिन उत्तरदायित्व को नहीं सौंपा जा सकता। अनुरूपता का सिद्धांत यह कहता है कि कर्मचारियों के कार्यों एवं उनके उत्तरदायित्वों में अनुरूपता होनी चाहिए, वो एक जैसे होने चाहिए, जिससे कि वह अपने कार्य को सही तरीके से कर सकें। यदि उनके अधिकारों और उनके कार्यों में एक रूपता नहीं होगी, अनुरूपता नहीं होगी, तो वह अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। सत्ता के हस्तांतरण का सिद्धांत हमें यह बताता है कि कंपनी में या संस्था में कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के साथ साथ अधिकारों के हस्तांतरण को किया जाना भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक अधिकार नहीं होंगे तब तक कर्तव्यों का पालन किया जाना संभव नहीं हो सकता। ये सब संगठन के कुछ आधुनिक सिद्धांत हैं जो कि संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं। अब हम देखते हैं कि संगठन के उद्देश्य क्या क्या हैं। संगठन कुछ निश्चित उद्देश्यों पर चलता है, या संगठन के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, और संगठन के इन्हीं उद्देश्यों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग प्राप्त करना। लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं हम यदि संगठन अच्छा होता है, यदि एक सुचारू संगठन बनाया जाता है तो लक्ष्यों की प्राप्ति सही तरीके से की जा सकती है। संस्था की प्रभावशीलता में वृद्धि करना। एक अच्छा संगठन अपनी संस्था की प्रभावशीलता में वृद्धि करता है, वहीं बुरा संगठन संस्था की प्रभावशीलता को कम करता है, उसकी सफलता को कम करता है। श्रम एवं पूंजी संबंधों में मधुरता लाना। एक अच्छा संगठन पूंजी लगाने वाले मालिकों एवं कार्य करने वाले मजदूरों के मध्य एक अच्छा संबंध स्थापित करता है, और यह संगठन अच्छी तरीके से उस संस्था को प्रगति के पथ पर आगे लेकर के जाता है। समय एवं प्रयासों में प्रभावशीलता लाना। एक अच्छा संगठन का उद्देश्य है कि वह समय और प्रयासों में प्रभावशीलता लेकर के आए। एक अच्छे संगठन का उद्देश्य है कि वह कम से कम समय में और अच्छे से अच्छे कार्य के प्रयासों को करते हुए अपने संगठन को, अपनी संस्था को सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर के जाए। मितव्ययिता लाना। एक संगठन का उद्देश्य है कि वह संस्था के खर्चों में मितव्ययिता लाए, उसके संसाधनों के में मितव्ययिता लाए। यह मानवीय संसाधन भी हो सकते हैं और प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। दोनों संसाधनों में मितव्ययिता लाना संगठन का उद्देश्य होता है। मानव संसाधन का विकास करना। संस्था में कार्य करने वाला मानव संसाधन जहां एक ओर अपने प्रयत्नों से संगठन को ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है, वहीं दूसरी ओर उसकी यह इच्छा होती है कि उसका स्वयं का विकास हो, उसकी प्रगति हो। तो एक अच्छा संगठन अपने मानव संसाधन को, अपने कर्मचारियों को, अपने श्रमिकों को पदोन्नति के अवसर, विकास के अवसर एवं प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जिससे कि उनका विकास हो सके। हम इस तरह से यह देख सकते हैं कि किसी भी संस्था में उसके सिद्धांत एवं उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रस्तुत प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हमने संदर्भ के रूप में आरसी अग्रवाल द्वारा रचित व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत SBPD पब्लिशिंग हाउस आगरा। प्रस्तुत प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए SBPD पब्लिशिंग हाउस आगरा द्वारा प्रकाशित व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत आरसी अग्रवाल एवं साहित्य भवन पब्लिकेशंस आगरा द्वारा प्रकाशित व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत डॉक्टर RC गुप्ता के पुस्तकों को संदर्भ के रूप में लिया गया है। धन्यवाद।